संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के एपिसोड में हम भारत पर सिकंदर के आक्रमण और उसके प्रभावों की चर्चा करेंगे। सिकंदर का आक्रमण भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। उसने 327 और 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। यहाँ लगभग वो 19 माह रहा पश्चिमोत्तर प्रांतों में। दरअसल 335 ईसा पूर्व में अपने पिता फिलिप्स की डेथ के बाद मकदूनिया में सिकंदर गद्दी पर बैठा। वह अपने गुरु अरस्तु से उतना प्रभावित नहीं था जितना उस समय के वीर योद्धा जैसे हरकुलिस और सायरस उनकी विजयों से ज़्यादा प्रभावित था और उनको आदर्श मानकर उसने विश्व विजय की ठानी। और शुरुआत से ही उसने ईसा पूर्व 334 में उसने पड़ोसी जो मिस्र और सीरिया आदि को जीत लिया और 334 में ही आगे चल करके उसने पर्शिया पर आक्रमण किया। पर्शिया पर उसने 2 आक्रमण किए, एक तो 334 ईसा पूर्व में और आखिरी जो ब्लो किया उसने वो डेरियस थर्ड के समय में 331 ईसा पूर्व में, और जिसमें पर्शिया बुरी तरह पराजित हुआ और उसमें डेरियस थर्ड की मृत्यु भी हो जाती है। तो और उसके बाद पर्शिया को ध्वस्त करने के बाद वो आगे बढ़ता है और पश्चिमोत्तर भारत में वह आक्रमण किया। ये भी उसने जब भारत पर आक्रमण की सोचा तो भारत को लेकर के पश्चिम में हमेशा एक बहुत एनिग्माई, एक आश्चर्यजनक तथ्य रहा है कि भारत को वह मानता है कि दूध और शहद की नदियां वहाँ बहती हैं, यानी कि इतनी समृद्धि थी। भारत की समृद्धि की चर्चा पश्चिमी क्षेत्रों में इतनी ज़्यादा थी कि आक्रमणकारी भारत की समृद्धि से प्रभावित होकर के यहाँ आते थे और विभिन्न समयों में वो आते रहे। भारत में आने के बाद उसने शुरुआत में जो छोटी छोटी जनजातियां थीं, छोटे छोटे राज्य थे, उन गणराज्यों से उसे लड़ना पड़ा और उसमें शुरू में पहले हस्ती प्रजाति को जनजाति को उसने पराजित किया और उसकी पुष्कलावती को जीत लिया। इसके बाद एक रानी कृपा द्वारा जो शासन किया जा रहा था, अस्मक जनजाति, उनकी जो मकसजा का जो किला था उसको उसने जीता और उससे आगे बढ़ता है तो वो तक्षशिला का राजा आम भी उससे बिना लड़े ही उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है और फिर उससे प्रभावित होकर के अभिसार जाति भी उसके सामने सरेंडर कर देती है। तक्षशिला और अभिसार जातियों के पराभूत होने के बाद सिकंदर का सामना, जो प्रसिद्ध युद्ध भारतीय इतिहास में जो प्रसिद्ध युद्ध है, हाइडास्पेस का युद्ध, जो झेलम नदी के तट पर पोरस द्वारा उसका प्रतिरोध किया गया। झेलम नदी के एक किनारे सिकंदर की सेना थी और उसके दूसरे किनारे पोरस की बहुत बड़ी सेना वहाँ पर झेलम के किनारे खड़ी थी उसका प्रतिरोध करने के लिए, लेकिन उसने छल से 16 किलोमीटर दूर नदी को पार किया और रात में ही आक्रमण किया और इस सहसा हुए आक्रमण के कारण हतप्रभ रह गया पोरस, लेकिन बड़ी वीरता से लड़ा और पराजित हुआ। जब उसके सामने सिकंदर के सामने जंजीरों में जकड़ के लाया जाता है तो पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए, किस तरह का व्यवहार किया जाए। तो उसने कहा जिस तरह एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। उसके इस कथन से सिकंदर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपना मित्र बना लिया, उसको अपना पूरा राज्य लौटा दिया, उसने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। सिकंदर के आक्रमण की चूँकि वह विश्व विजय की कामना से वहाँ अपने यहाँ से निकला था, तो वह उन राज्यों को केवल लूट के उद्देश्य से ही नहीं आया था। उसने वह जीते हुए क्षेत्रों में अपने राज्यों की स्थापना करता चलता था और उसने बहुत सारे शहर भी बसाए। जैसे झेलम के तट के पास उसने बौकेफेला और निकेया नामक शहर को बसाया और झेलम नदी के बाद उसने
चेनाब और रावी के बीच रहने वाली जनजातियों को पराजित किया। फिर रावी को प्राप्त करके वो कठ जाति, उनका जो शासन था वहाँ पर उसने अटैक किया और वहाँ पर हालांकि कठ बड़ी वीरता से लड़े और कहा जाता है कि इस युद्ध में 17,000 लोग मारे गए थे और 70,000 लोग कैदी हुए थे। तो सांगला का जो क्षेत्र था वह उसने जीता। उसका आक्रमण इतना भयानक था कि उससे डर करके पड़ोसी जो सौभूत जात थी उसने उसके सामने सरेंडर कर दिया और इसके बाद वो ब्यास नदी के किनारे आ जाता है। लेकिन आगे उसकी सेना इतने लगातार होते हुए युद्धों के कारण इतनी थक चुकी थी, मानसिक रूप से इतनी पराजित हो गई थी कि उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और उसके लाख उत्साह देने के बावजूद भी वो उसने ब्यास नदी को पार कर आगे बढ़ने का, चूँकि उन्होंने सुन रखा था कि नंदों का शासन, आगे नंद का शासन है, जो नंद वंश अत्यंत प्रभावशाली शासन था, मजबूत शासन था, तो उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और इसके कारण उसे लौटना पड़ा। लेकिन जाने से पहले उसने अपने राज्य को, जो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों को जीता था, उसको 6 क्षेत्रों में उसने विभाजित किया। 3 सिंधु के उस पार के क्षेत्र और फिर 3 सिंधु के इस पार के क्षेत्रों को। तो इस तरह उसने इस्टेब्लिश किया, अपने विभिन्न क्षेत्रों में बांट दिया और उसके बाद वो एक सेना के उस 2 टुकड़े किए। एक तो सेना अफ़गानिस्तान के रास्ते होकर के स्वदेश की ओर लौटती है और दूसरी सेना को अपने वह बलूचिस्तान के मरुभूमि को से होता हुआ 323 BC में आगे बढ़ा और रास्ते में चलते समय उसे सिंधु के पग पर विरोध करना पड़ा और वहाँ जो मेलियोसिस और ऑक्सेड्रिकाई जातियाँ, इनके बारे में ग्रीक्स ने लिखा है कि उन्होंने इतना उस पर प्रतिरोध किया भयानक कि वहाँ युद्ध में बहुत बुरी तरह घायल भी हुआ था। और इस तरह जो आगे बढ़ा वो 323 ईस्वी में बेबीलोन पहुँच करके, कहते हैं कि घावों से मरा, लेकिन उसे मलेरिया भी हो गया था और जिसके कारण वह बीमार होकर के और वहीं उसकी 33 साल की उम्र में, उसकी अल्पायु में डेथ हो गई और उसकी मृत्यु के बाद उसके क्षत्रपों ने उसके साम्राज्य को आपस में बांट लिया। पश्चिमी क्षेत्रों में भी उसका शासन बहुत अस्थायी रूप से नहीं रह पाया। सिकंदर के आक्रमण और भारतीयों के पराजित होने का जो परिणाम हुआ, इतिहासकारों ने इस पराजय को कई रूपों में लिखा है। जैसे वी.ए. स्मिथ लिखता है कि अलेक्जेंडर की हिमालय से समुद्र तक विजय ने एशिया की विशाल सेना की कमजोरियों को उजागर कर दिया कि जब उनका सामना यूरोप की स्किल्ड और डिसिप्लिन्ड आर्मी से हुई तो वह उनके सामने पराभूत हो गए। हालांकि जो छोटे छोटे सिकंदर का सामना छोटे छोटे रिपब्लिकन से हुआ था, वह जो एकजुट नहीं थे, वह युद्ध की समय स्थितियों में भी अपने को एकजुट नहीं रख पाए, जिसके कारण वो पराजित हुए। तो देखा जाए तो सिकंदर की सेना के सामने जो उनकी पराजित होने के कई कारण थे। पहला कारण तो ये था कि उनमें नेतृत्व का अभाव था, लैक ऑफ लीडरशिप। अलग अलग जातियाँ सिकंदर के सामने अपने को मजबूती से एक यूनिटी के रूप में नहीं रख पाई, जिसके कारण वो पराजित हुई और उनके पास संसाधनों की भी अव्यवस्था थी। सिकंदर की सेना जो है साधन संपन्न थी, उन्हें बहुत नई तकनीक के साथ उन्होंने आक्रमण किया। ये परंपरागत रूप से युद्ध में उसके सामने एकजुट नहीं थे, साधन उनके पास पर्याप्त नहीं थे और कोई डायरेक्शन नहीं था, कोई लीडरशिप नहीं थी, जिसके कारण उसके सामने पराजित हो गए। एक के बाद एक राज्य हारते गए। यदि वो एक समान शत्रु से संगठित होकर के लड़ते तो उन्हें हराया जा सकता था, क्योंकि आगे चल कर के जो ग्रीक्स ने, देखिए उनके सिल्यूकस आदि ने अटैक किया जब चंद्रगुप्त मौर्य पर, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा वो पराजित हुए और आगे चल कर के चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान तक पूरा जो है वो शासन अपना स्थापित कर लिया था और यूनानी शासन का कोई भी चिन्ह भारत में शेष नहीं रहा।
सिकंदर का जो आक्रमण था उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको लेकर के विभिन्न इतिहासकारों ने अपनी अलग अलग राय रखी है। जैसे हेरनीस कहते हैं कि सिकंदर की का जो आक्रमण था उसने बहुत सारी संस्थाएं स्थापित की जिससे भारत पर प्रभाव पड़ा। विंसेंट स्मिथ कहते हैं कि सिकंदर ने भारत पर अस्थायी रूप से अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए आक्रमण किया था, लेकिन वह एक धावे के रूप में ही रहा, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। जो उसकी हेलेनिज्म यानी यूनानीकरण की जो उसकी आकांक्षा थी वह बलवती नहीं हो पाई। इसी तरह जो है और सारे इतिहासकारों ने, आर.के. मुखर्जी कहते हैं कि इससे पॉलिटिकल यूनिटी को प्रभावित किया। आम भी जो छोटे छोटे आम और पोरस आदि के जो छोटे राज थे, कठों के जो साम्राज्य थे वो कमज़ोर हो गए थे, जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य को अपना साम्राज्य स्थापित करने में मदद मिली। सिकंदर के आक्रमण से जो है एक व्यापार और कम्युनिकेशन का एक नया मार्ग खुला। पॉल मोरिस और ओवरसेल कहते हैं कि सिकंदर के आक्रमण पर भारत का प्रभाव अत्यल्प रहा, लेकिन इससे भूमध्य सागर की सभ्यता और मध्य एशियाई क्षेत्रों से भारत का सीधा संपर्क हुआ, जिसका दूरगामी परिणाम हुआ। एच.जी. राविल्सन कहते हैं कि सिकंदर का आक्रमण केवल लूट के लिए नहीं हुआ था, जैसे नादिर शाह या तैमूर का आक्रमण होता है, लेकिन अपने साथ वो इतिहासकारों की और दार्शनिकों की, वैज्ञानिकों की एक कहा जाए एक समूह को लेकर के भी आया था, जिन्होंने उसके रास्ते में पड़ने वाली हर चीज़ का बड़ी गंभीरता और बारीकी से अध्ययन किया, उसका अभिलेखन भी किया था। तो इससे उसने एक, और यही नहीं, उसने जो है जहाँ जहाँ से वो गुजरा वहाँ पर उसने फोर्टिफाइड पोस्ट की भी स्थापना कर दी थी। तो अगर वो अल्पायु में उसकी डेथ न होती और फिर वो लौटता तो संभवतः इससे जो है उसकी विजय अस्थायी हो पाती और उसका यूनानीकरण का जो उसका उद्देश्य था संभवतः वो आगे चल कर के आगे बढ़ता, जैसे कि उसने सीरिया और मिस्र में किया था। वी.ए. स्मिथ कहते हैं कि सिकंदर ने पश्चिम और पूर्व को बांटने वाली दीवार को तोड़ दिया और उसने 3 भूमि के और एक समुद्र के रास्ते होने वाले रास्तों की तलाश की। हेवेल्स भी कहते हैं कि सिकंदर को पश्चिम से पूर्व कोई रास्ते खोलने का श्रेय नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसके पहले ही जो है पर्शियन साम्राज्य के लोगों ने सिंध पर तक अपनी विजय प्राप्त कर ली थी, यानी पश्चिमोत्तर भारत पर उनकी सत्ता दूसरों की स्थापित हो गई थी। लेकिन ग्रीक का एक प्रभाव यह देखा जा सकता है कि कनिष्क के समय में उसने बुद्ध की प्रतिमाओं को बनाने के लिए ग्रीक शिल्पियों को वहाँ पर गांधार में आहूत किया था, और भारतीय और ग्रीक शिल्प का जो मिश्रण हुआ उससे एक नई गांधार कला का विकास हुआ। और इसके साथ ही साथ जो उसके साथ जो ज्योतिषी आए हुए थे, तो उन ज्योतिषियों से भारत का जो प्रिमिटिव ज्योतिष था, पहले का ज्योतिष था, और उनके साथ मिलने से एक ज्योतिष की विधा को और नए ऊंचाइयां प्राप्त हुई। तो इससे जो है भारतीय कला का संगम हुआ और निश्चित तौर से कि उससे भारतीय संस्कृति को भी लाभ हुआ। बेवन और कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी जो इंडिया लिखा गया है उसमें भी कहा गया कि सिकंदर के आक्रमण का जो है वो राजनीतिक तो हुआ, कि राजनीतिक असर तो ये हुआ कि छोटे राज समाप्त हो गए और मौर्यों को अपना साम्राज्य स्थापित करने में सहूलियत हुई। इसके साथ ही साथ यह भी कि भारतीय सभ्यता जो है अपने आप में बहुत एक विकसित सभ्यता थी, जो सिकंदर के आक्रमण से उस तरह प्रभावित नहीं हुई जिस तरह मिस्र और सीरिया या फारस की सभ्यता जो है उससे प्रभावित हुई थी। लेकिन आर्ट और ज्योतिष को उसने ज़रूर प्रभावित किया। एक सवाल जो बार बार उठता है कि सिकंदर का आक्रमण जो है इतना प्रभावी क्यों नहीं हुआ, तो पहली चीज़ तो ये थी कि सिकंदर जो है अल्पायु में उसकी डेथ हो गई, केवल यहाँ 19 महीने रहा और बहुत थोड़े दिनों में 33 साल की उम्र में उसकी डेथ हो जाती है। हाँ, अगर वो जीवित रहता और दूसरी बार यहाँ आ पाता तो मुझे लगता है कि
उसका जो है ज़्यादा असर और अस्थायी असर यहाँ पर होता, संभवतः हेलेनिजाइजेशन भी जो है हो सकता था। सिकंदर के आक्रमण के बाद ही जो है थोड़े ही दिनों बाद चंद्रगुप्त मौर्य की एक महान मौर्य साम्राज्य का उदय होता है। तो एक प्रभावी शासक होता है, उसने जो है सिकंदर का जो शासन था और जो उसने पश्चिमोत्तर भारत में जो अपने क्षत्रपों की स्थापना की थी, उसको उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने जल्दी ही उखाड़ फेंका और उसके कोई अवशेष भी शेष नहीं रहे। आर.एस. त्रिपाठी कहते हैं कि भारत पर सिकंदर की सेनाओं का रास्ता सरल नहीं रहा, उन्हें पग पग पर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। भारतीय ताकतें उनके सामने झुकी जरूर, लेकिन वे बहादुरी से लड़े और इससे ग्रीकों को भारत की शक्ति और क्षमता का पता चला, एहसास हुआ। जिसने कि प्रशिया और अन्य राज्यों रास्ते में पड़ने वाले राज्यों को गाजर मूली की तरह काट कर तहस नहस कर दिया था, वह उल्का की तरह भारतीय आकाश में चमका और उसका असर यहाँ से जाने के बाद जून 323 BC में उसकी मृत्यु के बाद से ही उसका सारा असर समाप्त हो गया। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे हम आपको इसी तरह के अन्य महत्वपूर्ण एपिसोड आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सकें और आपके ज्ञान की वृद्धि कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।